हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं नागेश्वर दुबे सुभागी देवी माध्यमिक विद्यालय इंटर कॉलेज की इस ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। मैं आप लोगों को कक्षा 6 में गणित पढ़ाऊंगा। गणित का ये 5वां वीडियो है मेरा आप लोगों के लिए। अध्याय 1 लेसन 1 का है ये। इससे पहले मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 1.3 तक सॉल्व करा दिया है और उस चैप्टर से रिलेटेड जो भी आप लोगों की थ्योरी है, एक तरह से सॉल्व करने का तरीका, क्वेश्चन को लगाने का तरीका, वो चीज मैंने आप लोगों को पीछे के वीडियो में पढ़ाया है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ उस चैप्टर से जुड़ी और भी चीजें बताऊंगा। एक्सरसाइज 1.3 के बाद आपका कोई एक्सरसाइज नहीं है लेसन 1 में, तो उससे रिलेटेड मैं कुछ चीजें बताऊंगा आपको, जो आपके आगे वाले आने वाले जो भी लेसन है उसमें उसका यूटिलाइजेशन होगा, उसका उपयोग होगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा आप लोग, ठीक है। और बाकी चीजें जो होमवर्क है अपना टाइम टू टाइम करते रहिए और ग्रुप में भेजते रहिए। अभी भी आ नहीं रहा आप लोगों का, तो आते हैं। जो चीज आप लोगों को मैं समझाने जा रहा हूं ये फ्यूचर में मैथ में आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। जैसे आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा कोष्टक के बारे में। सुना होगा आप लोगों ने नाम। इसमें है क्या कि जैसे सिंपल सपोज करिए, मानिए अगर एक लड़का है राम, दूसरा है श्याम, ठीक है। इसने 7 किताबें खरीदी। कितनी? 7 किताबें। इसने खरीदी 6 किताबें। कितनी? 6 किताबें। ये भी 10 रुपए के रेट से खरीदा। इसने क्या खरीदा? 10 रुपए के रेट से 7 किताब। मतलब हर किताब जो है 10 रुपए का था, इसने 7 किताब खरीदा। ये भी 10 रुपए प्रति किताब के हिसाब से 6 किताब खरीदा, ठीक है। तो दोनों का मूल्य कितना हुआ? अब यहाँ पे आप कहेंगे कि 70 रुपया इसका, और इसका क्या हो जाएगा? 60 रुपया, ठीक। ये दोनों भाई थे, अपने घर आए, तो घर ही इसकी सिस्टर है, उसने पूछा कि बहन कितने रुपए लगे दोनों के। तो दोनों ने जोड़ के बताया कि मेरे 70 और इसके 60, कुल कितने हुए? 130 रुपए टोटल, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसको अगर हम इसने अलग सॉल्व किया अपना, इसने अलग हल किया, फिर उसके बाद इन दोनों ने हल करके फिर उसको जोड़ा। एक बार यहां पे हल किया इसने, श्याम ने अपना, फिर राम ने अपना जोड़ा। उसके बाद इन दोनों ने मिलकर फिर दोनों का जो दाम है किताबों का जोड़ा, फिर जाके इसको क्या हुआ? उत्तर प्राप्त हुआ। मतलब कि अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 3 बार हल करना पड़ा। इसने अलग हल किया, इसने अलग हल किया, फिर दोनों ने मिलकर यहां पे जोड़ा। तो क्या हुआ? एक तरह से जो कठिनाइयां ये आई हमें कि 3 बार सॉल्व करना पड़ा। इसने अलग सॉल्व किया, उसने अलग सॉल्व किया, फिर दोनों ने मिलकर यहाँ पे सॉल्व किया। तो अब देखा ये गया कि अगर दोनों की किताबें कितनी थी, अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, दोनों की जो टोटल किताबें थी कितनी थी? 7 + 6, ठीक है, 13। अब श्याम ने सोचा कि जब हमारा 70, इसका 60, 7 मैंने लिया 10 रुपए के रेट से, 6 इसने लिया 10 रुपए के रेट से, तो क्यों ना हम क्या करें, अब 7 और 6 जोड़ के 10 से गुणा कर दें। जैसे इसकी बहन ने क्या कहा कि तुम्हारे 7 किताब, इसके 6 किताब, ये दो टोटल कुल किताब कितने हुए? 13, और 10 रुपए के रेट से थे, तो 13 × 10 कर दिया उसने क्या किया? 13 × 10, तो ये क्या हो जाएगा? 13 × 10 करने के बाद ये भी 130 हो जाएगा। एक तरीका ये भी था सॉल्व करने का क्वेश्चन को। फिर श्याम के मन में ये आया कि बहन ने कैसे उसको कर दिया कि 7 और उसका 6, 13 × 10 करके 130 कर दिया। तो उसके मन में ये आया कि 7 + 6 किया होगा उसने, और फिर क्या हुआ? 10 से गुणा कर दिया उसको। उसने अपने कॉपी पे ऐसे लिख लिया श्याम ने, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अब जब श्याम इसको ऐसे लिख लिया 7 धन 6 × 10, अब वो सोचने लगा कि ये तो दीदी ने, तो सिस्टर ने बताया 130, ठीक है। लेकिन वो क्या किया, इसको देखा कि अगर 6 × 10 पहले मैं इसको कर दूं तो क्या हो जाएगा? 7 + 6 × 10 60 हो जाएगा। अब कितना आएगा? 67। अब वो श्याम कंफ्यूज हो गया कि अब मैं क्या करूं, मेरा तो 67 आ रहा है। तो वो सोचा कि पैसे लगता है मैंने ज्यादा दे दिए हम दोनों ने मिलके। तो इस तरह से ये कंफ्यूज हो गया। फिर अपने सिस्टर के पास गया, अपने बहन के पास, कि ये कैसे, मेरा तो 67 आ रहा है, तुम्हारा 130 आ रहा है, दोनों ने अलग अलग करके जोड़ा तो 130 आ रहा है।
ऐसे क्यों आ रहा है, ये क्या दिक्कत है, गणित में कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, हमारे सवाल में कहाँ, मैंने तो सही जोड़ा, गुणा भी मैंने सही किया था, ठीक है। तो अब उसके सिस्टर ने फिर उसको समझाया। अब कैसे बताया, यहां पे ध्यान दीजिएगा कि अब हम क्या प्रयोग करते हैं, इस प्रकार के गणितीय कठिनाइयों को दूर करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, ब्रैकेट, कोष्ठक का, ठीक है। जब दो समान राशियां आपस में पहले जोड़ना है हमें, उसके बाद में उस पर कोई मैथ की गणित की कोई दूसरी संक्रिया लगानी है, गुणा जोड़ घटाना भाग, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके कोष्ठक में बंद करते हैं, कोष्ठक में रखते हैं उस मान को। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कोष्ठक लगाएंगे। क्या लगाएंगे, कोष्ठक। इसका मतलब अब ये हुआ कि पहले हम इसको जोड़ेंगे, उसके बाद 10 से गुणा करेंगे, ठीक है। अब देखिए कोष्ठक जो होते हैं बनाने के आकार पे हम उसको उनके आकार के हिसाब से 3 प्रकार से बनाते हैं। इसको बोलते हैं छोटा कोष्ठक, अगर ऐसे बना तो मझोला कोष्ठक बोलते हैं इसको, ऐसे बनाएंगे तो इसे बड़ा कोष्ठक बोलते हैं, ठीक है। ये छोटा कोष्ठक, इसको कभी कभी कर्ली ब्रैकेट भी बोलते हैं या मझोला कोष्ठक हिंदी में बोलते हैं लोग। इसको स्क्वायर ब्रैकेट, जनरली आप इस चीज को जो इंग्लिश वर्ड है उस सेंस में रिमेंबर रखा करिए तो आपके लिए आसानी होगा। जैसे ब्रैकेट या स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। तो इस तरह से आप लर्न करेंगे या दिमाग में हमेशा रखेंगे, पढ़ेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी आगे चल के। तो ये हो गया आपका छोटा स्मॉल ब्रैकेट, और ये हो गया आपका कर्ली ब्रैकेट, और ये हो गया स्क्वायर ब्रैकेट। तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है, इसको लिखेंगे कर्ली, इसको लिखेंगे स्क्वायर, ठीक है। ये लगभग एक तरह से किस तरह से दिख रहा है आपको, एक वर्ग की तरह दिख रहा है, इसलिए इसको स्क्वायर ब्रैकेट बोल देते हैं। अब आते हैं अपने सवाल पे। तो उसके सिस्टर ने बताया कि इसके लिए इस प्रकार की गणितीय कठिनाइयों को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, कोष्ठक का सहारा लेते हैं, ब्रैकेट का सहारा लेते हैं। तो अब इस ब्रैकेट का मतलब क्या हुआ, ब्रैकेट का मतलब कि किन्हीं दो राशियों को हमें जब उस पे संक्रिया पहले करनी है और बाकी राशियों से उसका संक्रिया यानी कि उसका जोड़ घटाना गुणा भाग बाद में करना है, तो हम क्या करते हैं, कोष्ठक लगाते हैं। अब देखिए यहाँ पे 7 और 6 को हमें पहले जोड़ना है, उसके बाद 10 से गुणा करेंगे, ठीक। तो हमारा उत्तर क्या प्राप्त होगा, 130, ठीक है। यानी मतलब ये हुआ कि जो पहले श्याम ने लगाया कि 7 धन 6 गुणे 10, कि ये 10 और गुणे 6 60 हो गया, प्लस 7 हो गया, ये कितना हो गया 67। तो ये वाला तरीका उसका क्या था, गलत था, ठीक। तो यहां पे कोष्ठक ऐसे लगाते हैं, छोटा कोष्ठक, मझोला कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक, स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट। आप लोग जनरली इस तरह से याद करेंगे कि स्मॉल, कर्ली और स्क्वायर, तो आपको आसानी से याद होगा और ये प्रक्रिया होती है सॉल्व करने की। अब इससे रिलेटेड एक गुण होता है मैथ के इस टाइप के क्वेश्चन, जैसे अगर आपके पास क्या हो कि कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए, कभी आगे चल के अगली कक्षाओं में भी आ सकता है, इसी हो सकता है आपके 6th स्टैंडर्ड में ही क्वेश्चन मिले आपको, तो कभी कभी ऐसा भी बन सकता है कोई एक क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए इतना एक स्क्वायर ब्रैकेट लिया हमने, ओपन किया 5 + 3, फिर कर्ली ब्रैकेट कर दिया हमने 5 + 2, इसी में स्मॉल ब्रैकेट करके +3 × 2, ये ब्रैकेट क्वेश्चन। अब ये ध्यान दीजिएगा, जब भी ब्रैकेट लगाते हैं हम तो उसका क्लोज कहीं ना कहीं जरूर होता है, उसी लाइन में, उसी इक्वेशन में, उसी समीकरण में हमें मिलेगा। तो अब देखिए यहाँ पे मैंने छोटा ब्रैकेट क्लोज कर दिया, इसके बाद अगर हमें जोड़ नहीं है, ऐसे हो सकता है, आपको इस तरह से क्वेश्चन मिल सकता है। इसमें हमने सिर्फ प्लस और मतलब कि गुणा और जोड़ यूज किया है, कभी हो सकता है इसमें भाग भी हो, जैसे यहीं पे कभी आपको ऐसे कर दे। तो इस कंडीशन में क्या होगा, अब आपको एक रूल होता है बोडमास रूल, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। बोडमास रूल जो होता है इसके हिसाब से सॉल्व किया जाता है इस तरह के क्वेश्चंस को। तो बोडमास में बी जो होता है वो क्या होता है, पहले ब्रैकेट,
ब्रैकेट को ओपन करेंगे, जो सबसे अंदर का ब्रैकेट होगा उसे पहले ओपन करते हैं। जैसे अगर इस सवाल को सॉल्व करना हो तो सबसे पहले कौन से ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे, जो सबसे अंदर सबसे पहले हो, सबसे छोटा ब्रैकेट। उसके बाद जब ये सॉल्व होगा तो फिर ये कर्ली ब्रैकेट में आएगा, कर्ली ब्रैकेट सॉल्व होगा तब स्क्वायर ब्रैकेट के लिए हम बात करेंगे। ठीक, तो सबसे पहला काम हमें क्या है कि कौन सा ब्रैकेट पहले सॉल्व करना है। तो जो सबसे डीप अंदर वाला ब्रैकेट हो पहले सबसे उसके पास जाके उसको सॉल्व करते हैं, यानी कि छोटे वाले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो हमने लिख दिया, ये आप लोग हमेशा अपने जुबान पे इसको याद रखिएगा, बोडमस रूल। तो इसमें क्या होता है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व कराते हैं, फिर उसके बाद ओ का मतलब होता है ऑफ। ठीक है, ऑफ मतलब होता है जैसे भाग देना। लिखा रहता है कि फर्स्ट ऑफ सेकेंड ऑफ फोर्थ ऑफ सेकेंड, तो मतलब क्या है कि फोर्थ ऑफ टू, यानी कि दूसरे का 4 भाग। इसको उल्टा अगर हम कर देते हैं 2 ऑफ फोर्थ, यानी कि 4 का दूसरा भाग, तो 4/2 कर देंगे। ठीक है, भाग दे देंगे। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, ऑफ को रिमूव करते हैं। उसके बाद आता है डी से होता है डिवाइड। अब ये भाग के लिए कि अगर कभी कभी बाई यहां पे लिख दिया जाता है, ऑफ लिख दिया जाता है, या बाई क्वेश्चन में लिख दिया जाता है सॉल्व करने के लिए, तो वहां के लिए ऑफ होता है। फिर डी से होता है डिवाइड। इस डिवाइड के लिए क्या होता है कि अगर कहीं बीच में भाग है, मतलब पहले ब्रैकेट सॉल्व किया हमने, फिर ऑफ को सॉल्व किया, फिर डिवाइड किया। उसके बाद आता है मल्टीप्लीकेशन या मल्टीप्लाई। उसके बाद होता है एडिशन, फिर होता है सब्सट्रैक्शन, घटाना। ठीक है, मतलब किसी भी समीकरण में या किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देखेंगे कोई ब्रैकेट है, ब्रैकेट नहीं है तो ऊपर का नियम नहीं लगाएंगे। फिर देखेंगे ऑफ तो नहीं लिखा है, ऑफ नहीं लिखा है तो इसको नहीं लगाएंगे। फिर आया अगर उसमें कहीं भाग है तो सबसे पहले डिवाइड को करेंगे, फिर उसके बाद मल्टीप्लीकेशन, उसके बाद एडिशन, उसके बाद सब्सट्रैक्शन। क्लियर है, ये है बोडमस रूल। इसी को हिंदी में पढ़ाया जाता है कि ऑफ को बोलते हैं का, हिंदी में बोलते हैं का। अगर कहीं क्वेश्चन रहता है तो लिखा जाता है का को पहले काटिए, ता पीछे 2 भाग, मतलब उसके बाद क्या करेंगे, भाग करेंगे। फिर गुणा करो धन जोड़ के, गुणा करो फिर धन जोड़ के, ऋण को दियो घटाए, फिर ऋण को क्या करते हैं, घटाते हैं। ये बहुत पुराना दोहा प्रचलित था, जब अभी भी पढ़ाया जाता है आप लोगों की कक्षाओं में, जो बताते हैं लोग टीचर की का को पहले काटिए, ता पीछे 2 भाग, गुणा करो धन जोड़ के, ऋण को दियो घटाए। तो ये है, लेकिन अब इसको बोडमस रूल के नाम से जाना जाता है। जो ज्यादा प्रचलन में है वो बोडमस रूल है, तो आप इसे याद करिए। ठीक है, और सॉल्व करने के तरीकों को सीखिए। जैसे अब अगर हमें मान लीजिए ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, इसको मैं थोड़ा साफ लिख लेता हूं। अगर यहां पे मैं 5 लिख दूं प्लस ब्रैकेट में 3 + 2, ठीक है। अब इस कंडीशन में यहां पे अगर गुणा लगा दूं, अब देखिए थोड़ा क्रिटिकल बना दिया हमने इस क्वेश्चन को। तो अब 5 को ऐसे ही रहने देंगे, 3 भी वैसे ही रहेगा, कर्ली ब्रेसेस में 5 भी रहेगा, प्लस ये 5 भी रहेगा, गुणे 3 और 2 मिलके क्या होंगे, 5 होंगे। ये कर्ली ब्रेसेस फिर स्क्वायर ब्रैकेट। फिर आएंगे नेक्स्ट लाइन पे, अगले स्टेप में ये 5 रहेगा, धन 3, 5 गुणे 5। अब देखो यहां पे 5 धन 5 गुणे 5। अब इसको क्या कर सकते हैं, अगर कोई लड़का कहे कि 5 धन 5 10 हो गया, 10 गुणे 5 50 हो गया। ठीक, एक तो ये हो गया 50 आंसर आएगा। कोई लड़का कहे नहीं मैं इधर से करूंगा, 5 गुणे 5 25 हो गया, 25 गुणे 5 125 हो गया। तो दोनों के उत्तर में बहुत ज्यादा बदलाव है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए इस नियम का पालन करेंगे। अब इस नियम में देखिए गुणा भी है और जोड़ भी है, तो सबसे ऊपर कौन है, जोड़ के ऊपर गुणा, यानी कि पहले हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो अब इसका हम क्या करेंगे, 5 गुणे 5 25, तो 5 25, ठीक है। अब ये हो गया हमारा। अब इसको हम फिर सॉल्व करेंगे, 5 धन 3। अब ध्यान दीजिएगा ये 25 और 5 मिलके कितना हो जाएगा, 30, ठीक है। अब जहां पे ब्रैकेट में अगर यहां कुछ भी कोई भी संकेत नहीं है तो इसका हमेशा हम क्या मानते हैं, गुणा मानते हैं। इसको क्या मानते हैं, गुणा, सिर्फ और सिर्फ गुणा मानते हैं। तो आगे जब इसको सॉल्व करेंगे, 5 धन 3, ब्रैकेट में ये 30 है, तो 30 गुणे 3 90 प्लस 5 95। तो इसका यहां उत्तर लिख देंगे, क्या लिखेंगे हम,
95 लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ये नियम आप हमेशा याद रखिएगा और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने की प्रयास करिएगा। कहीं भी मिले क्वेश्चन लेके सॉल्व करिएगा। अब नेक्स्ट आते हैं, आपके बुक में एक दिया हुआ है रोमन संख्याएं। आपको पता होगा कि इस चैप्टर में मैंने आप लोगों को ज्यादातर नंबर सिस्टम के बारे में ही पढ़ाया है। पहले मैंने आप लोगों को इंडियन नंबर सिस्टम पढ़ाया, फिर इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के बारे में मैंने बताया। अब आते हैं ये रोमन संख्या, इसको बोलते हैं हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम। हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम, इसमें गिनती की जो संख्याएं होती हैं, जैसे अब तक हम 1 2 3 4 5 6 गणना की संख्याएं लिखते आते थे, उसका संकेत क्या था हमारा अब तक लिखने का? 1 2, ठीक है, 3 4 5, ऐसे करके 6 7 8 9 10 11 12, ऐसे करके लिखते थे हम लोग। तो अब हिंदू अरबिक नंबर सिस्टम में हम क्या करेंगे? संख्याओं को एक अलग संकेत के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। क्या करेंगे? अलग संकेत के द्वारा। मतलब कि 1 लिखने का तरीका अलग होगा, 2 लिखने का तरीका अलग होगा, 3 लिखने का तरीका अलग होगा। तो सबसे पहले तो हम इसमें जानेंगे कि कौन कौन से संकेत प्रयोग में किए जाते हैं और कैसे नंबर लिखे जाते हैं, उसके नियम क्या होते हैं। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों को बताऊंगा। आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। इसके जो संकेत करने के हैं, लिखने के जो तरीके हैं, एक तो होता है पहला ये संकेत है इसमें यूज होने वाला, दूसरा संकेत है V है, फिर तीसरा संकेत है X, ठीक है, चौथा संकेत है L, पांचवा संकेत है C, फिर D, उसके बाद एक M, फिर आगे भी बहुत सारे हैं, लेकिन आप लोगों को यहां तक आपके सिलेबस में M तक बताया गया है। ठीक है, आप लोग इसको पढ़ेंगे। ये संकेत है I, V, X, L, C, D, M। ठीक है, अब इसको कौन कौन सी संख्याओं से प्रदर्शित किया जाता है वो संख्याएं हम देंगे। जैसे 1 को हमें लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे? ये लिखेंगे। 2 लिखना है तो इसको 2 बार कर देंगे, 3 लिखना है तो 3 बार कर देंगे। ठीक, लेकिन 4 लिखना है तो इसे 4 बार नहीं खड़ा करेंगे, पाई नहीं लगाएंगे 4 बार। ठीक है, 4 के लिए क्या करेंगे? इसको 5 से प्रदर्शित करते हैं, इसको 10 से करते हैं, फिर ऐसे 50 100। अब देखो यहां पे आप लोग, अब 4 लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे? एक I और V। ठीक है, 5 लिखना होगा तो V कर देंगे पूरा, 6 लिखना होगा तो V1, 7 लिखना है तो V डबल, 8 लिखना है तो V ट्रिपल, 9 लिखना है तो ये 10 को प्रदर्शित करता है। मैं एक काम करता हूं, ये इसको इस तरह से लिख देता हूं, आप लोगों की समझ में आ जाएगा। V X L T D M, ये 1 को, ये 5 को, ये 10 को, ये 50 को, ये 100 को, ये 500 को, ये 1000 को। क्लियर है? अब देखिए 9 है तो 9 के लिए क्या करेंगे? 10 है तो इसको ऐसे डिनोट करते हैं I X, 10 X, X I, X डबल I, 13 के लिए X ट्रिपल I। ठीक है, लेकिन अब 14 लिखेंगे तो 14 के लिए हम लिखेंगे X I V। ठीक है, अब इस तरह से हम लिखते चले जाएंगे, नंबर सिस्टम को आगे बढ़ाते चले जाएंगे। अब इसके कुछ डेफिनिट रूल है, 3-4 नियम है संख्याओं को लिखने के लिए। ठीक है, अब मैं आप लोगों को यहीं पे समझा देता हूं। पहला नियम है कि किसी भी संकेत को, जैसे I है, X है, V है, L है, C है, D है, M है, तो उसमें से कुछ संकेत जो है, जैसे I और X, इसको हम रिपीट कर सकते हैं
कितना मैक्सिमम 3 बार रिपीट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे रिपीट किया है मैक्सिमम तीसरी बार, जब 4 लिखना था तो मैंने 4 पाई नहीं लगा के क्या किया, 5 का संकेत और उसमें उसके बगल में एक ये लगा दिया बाईं तरफ, ध्यान दीजिएगा बाईं तरफ लगाया, फिर हमने यहाँ पे दाईं तरफ भी लगाया 6 के लिए, ठीक है। अभी मैं बताता, अब सबसे पहले क्या करेंगे, ये रूल नंबर फर्स्ट में है कि किसी भी संकेत को अधिकतम 3 बार एक साथ लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अधिकतम 3 बार। दूसरा यहां पे लिख दे रहा मैं, अधिकतम 3 बार किसी भी संकेत को लिख सकते हैं। दूसरा नियम है आपके पुस्तक में आपके दिया हुआ है, वी, एल और डी, इनका रिपीटिशन कभी नहीं होता, इनको कभी भी हम दोबारा नहीं लिखते हैं। जैसे एक बार ही आपने देखा होगा, अभी मैं 5 6 लिखा हुआ था तो 5 में 6 में ऐसा नहीं है कि 10 लिखना है तो 2 बार वी कर दिया। क्यों, क्योंकि ये हमेशा मिड पे कहां आते हैं, मिड पे, मतलब बीच में आते हैं। जैसे अब 5 है तो अगर हम 10 लिखना हो तो 10 के लिए जब हम संकेत दिए रखे हैं ऑलरेडी, उस संख्या पद्धति में ऑलरेडी 10 के लिए एक्स साइन बना रखा है, तो हमारा डबल भी लिखने का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए कुछ ऐसे संख्या है जो बीच में आते हैं, एकदम मध्य में पड़ते हैं किसी बड़ी संख्या के जिसके लिए संकेत दे रखा है, तो हम क्या करते हैं, उसका कभी भी रिपीटिशन नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा है वीएलडी। वीएलडी के लिए मैंने बता दिया कि क्यों इसका रिपीटिशन नहीं होता है, वी 5 के लिए होता है। अब एल देखेंगे 50 के लिए। अब तो हमें 100 लिखना है तो 2 बार एल नहीं लिखेंगे हम, क्यों, क्योंकि यहां 2 बार लिखने से बढ़िया एक बार सी लिख देंगे हम, हमारे पास संकेत में सी है, ठीक है। अब डी लिखना, 1000 लिखना है तो 1000 के लिए हम डी और डी 2 बार डी नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि 1000 के लिए हमारे पास ऑलरेडी एक संकेत मिला हुआ है एम। तो V और L और D को कभी भी रिपीट नहीं करते हैं। आगे की भी संख्या है, जिन संख्याओं को 2 बार लिखने पे जो संख्या बन रही है उसकी अगर कोई संकेत है, प्राप्त है हमें, तो हम उस संख्या को 2 बार रिपीट नहीं करेंगे, ठीक। दूसरा नियम ये भी हो गया आपका क्लियर। पहला नियम क्या था कि अधिकतम 3 बार लिखेंगे। दूसरा नियम क्या है कि L, V और D यानी कि जो संख्याएं किसी 2 संख्याओं के बीच की संख्या है, मतलब उनको 2 बार लिखने पे जो संख्या प्राप्त हो रही है उस संख्या के लिए हमारे पास रोमन पद्धति में ऑलरेडी कोई संकेत है पहले से, तो हम क्या करेंगे, उस संकेत को यूज करेंगे। रूल नंबर 3 तीसरा दिया हुआ है कि कभी भी अगर छोटे मान वाले को, जैसे इसके बाएं या दाएं लिख सकते हैं हम, इससे छोटा ये है, इससे छोटा ये है, यानी कि मतलब कहने का यह हुआ कि m के नीचे ये जितने हैं उनको हम m के दाएं बाएं लिख सकते हैं। उनका महत्व मतलब क्या होगा, अगर तीसरे में यह कि अगर हम दाएं लिखते हैं, क्या लिखते हैं, किसी संख्या के दाएं, दाएं कौन सा, अपना जिधर से हम लिख रहे हैं उससे दाएं का मतलब, अगर हम 5 ऐसे 5 बना दिए, इसके अगर दाहिने साइड में ये लगा दिए कोई भी चिन्ह उससे छोटी संख्या का, मतलब कि 5 से छोटी संख्या का अगर कोई भी चिन्ह लगा दिए तो उसका मतलब क्या होगा कि योग होगा, दोनों का क्या होगा, योग होगा, मतलब 5 और धन 1 क्या हो जाएगा 6, ठीक। अगर हम बाएं लगाते हैं, क्या करते हैं रोमन सिस्टम में, अगर हम बाएं लगाते हैं उसी संख्या को, तो अगर हम बाएं लगा दिए तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारा घटाना होगा। तो अब हम क्या करेंगे, बाएं लिखने का मतलब घटाएंगे, 5 में से 1 को घटाएंगे। यहाँ पे हम ऐसे 5 धन 1 लिख सकते हैं बराबर 6, और यहाँ पे लिखेंगे क्या, 5 माइनस 1 बराबर 4। अब इसको हम क्या पढ़ेंगे 4 और इसको क्या पढ़ेंगे 6। हमेशा ध्यान दीजिएगा, आप लिख रहे हैं तो आपका दायां और बायां देखा जाएगा, कभी भी आप दूसरे तरफ से, मतलब बोर्ड के तरफ से अपने आप को दायां बायां मत डिसाइड करिएगा, ठीक है। आप लिखते हैं आपका ही दायां लिया जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे हूं तो दायां मेरा ये हाथ है तो इधर का दायां, और बायां ये हाथ है तो ये वाला लेफ्ट। लेफ्ट और राइट में कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग, ठीक। तो तीसरा नियम ये था कि अगर किसी भी बड़ी संख्या के दाएं तरफ उससे छोटी संख्या लिखते हैं तो क्या होगा, योग होगा, और अगर बाएं तरफ उससे छोटी संख्या लिखते हैं तो उसका मतलब घटाना होगा। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि सर v है, v के हम दाहिने साइड में अगर x लिख देंगे तो क्या होगा तो उस कंडीशन में फिर वही होगा जो मैंने बताया कि किसी भी संख्या के दाएं या बाएं हम उससे छोटी संख्या को ही लिखेंगे। तो अगर v के दाएं आप बड़ी संख्या लिख देंगे तो इसका मतलब सीधे उल्टा हो जाएगा, तब बड़ी संख्या ये होगी और इसके बाएं एक छोटी संख्या आ जाएगी, ठीक। तो इस चीज को हमेशा ध्यान दीजिएगा कि दाएं बाएं का कांसेप्ट हम सबसे बड़ी संख्या को लेके उसके बाद तुलना करेंगे कि छोटी कौन है।
ठीक है। अब आते हैं चौथा रूल, रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 में जैसे मैक्सिमम 3 बार है, उसी तरह से दिया हुआ है कि अगर हमें 80 और 90 लिखना हो, क्या लिखना हो, 80 और 90। अब 80 के लिए आप क्या लिखेंगे, अब 80 के लिए जनरली आप लोग दो तरह से लिखेंगे, कहेंगे कि सर कंफ्यूजन हो रही है, 80 का क्या करेंगे, यहां पे मिला है हमें L 50, तो L और 3 बार 10 लिख दिए, एक तो ये भी हो गया, ठीक है। फिर कोई लड़का कहेगा नहीं सर हम ऐसे नहीं लिखेंगे, हम तो 100 में से 20 घटाएंगे 80 को, तो क्या करेगा, 100 में से 20 घटाने का मतलब C लिखेगा और 2 बार x कर देगा, ठीक है। लेकिन अब इन दोनों में से सही कौन होगा, तो हमारा सही ये होगा, क्यों, क्योंकि हमने कहा है कि किसी भी संख्या को अधिकतम 3 बार रिपीट कर सकते हैं। वो कब होगा, जब आगे के लिए बढ़ेंगे, हम नंबर सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए किया गया है, ठीक है। तो हम 80 ऐसे लिखेंगे, अब अगर मान लीजिए कोई भी बच्चा कहता है कि सर अब अगर हमें 95 लिखना है या 65, 95 तो आसान होगा, अगर 65 लिखना हो आप लोगों को, तो ये रूल नंबर 4 इसीलिए है कि हम क्या करेंगे, 3 बार अगर रिपीटिशन होता है मतलब पुनरावृत्ति होती है, तो हम हमेशा बढ़ते मान को लेंगे, न कि घटाने वाले मान को लेंगे। तो यानी कि अगर मतलब यह है कि अगर हमें घटाना है तो हम मैक्सिमम एक बार ही घटाएंगे, 2 बार या 3 बार ज्यादा घटाने की कोशिश नहीं करेंगे। तो ये हो गया हमारा 80 के लिए। अगर हमें 65 लिखना हो, 65, तो अब 65 के लिए कैसे लिखा जाएगा, ध्यान लगाइए आप लोग, सोचिए, 65 लिखना हो, अब 65 लिखने के लिए हम क्या करेंगे, 65 को तोड़ देंगे, 50 प्लस 10 प्लस 5, 60 65 हो गया। 50 के लिए L लगाएंगे, 10 के लिए X लगाएंगे, 5 के लिए B लगाएंगे, LXB। ये हमारा क्या होगा, रोमन नंबर में 65 को रिप्रेजेंट करने का, प्रदर्शित करने का एक तरीका है, ठीक है। इस तरह से ये चैप्टर आपका फिनिश हुआ। 1.3 एक्सरसाइज भी मैंने आप लोगों को बताया था इसके पहले वाले ऑनलाइन क्लास में। तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग घर पे प्रयास करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए। जो आपके अभिभावक हैं उनसे भी मेरा अनुरोध है कि आप लोग बच्चों के पढ़ाई पे थोड़ा ध्यान दीजिए और बच्चों को होमवर्क करने के लिए आप लोग खुद घर से एक बार प्रोत्साहित करिए कि अपना होमवर्क करो, और बच्चों को भी आदेशित करिए कि अपना होमवर्क करें। और मैं आप लोगों को बता दूं कि प्यारे बच्चों, जब भी आप लोगों का स्कूल खुलेगा, आप लोग आएंगे तो आपकी सारी होमवर्क की कॉपियां चेक की जाएंगी, तो इसलिए भी आपको ये करना अनिवार्य है, ठीक है। पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, घर पे पढ़ते रहिए, आप लोग होमवर्क करते रहिए। जो भी आपको ऑनलाइन क्लास से जितनी भी मैक्सिमम सुविधाएं हो सकती हैं हम लोग प्रयास कर रहे हैं आप लोगों तक पहुंचाने के लिए, ठीक है। धन्यवाद।